हम बात कर रहे थे डिडक्शंस की। डिडक्शंस में हमने पढ़ लिए थे कुछ डिडक्शंस, ऊपर 5 डिडक्शन हम पढ़ चुके थे। 6th वाला डिडक्शन कौन से पढ़ रहे थे सर? 80C के डिडक्शन पढ़ रहे थे कि 80C में कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे हमें, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। LIC लेते हैं। LIC का अगर आपने प्रीमियम पेड किया है, LIC का अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो आपको 80C में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सर 80C में डिडक्शन तो मिल जाएगा, कितना डिडक्शन मिलेगा? या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमें अपने नाम पे लेना पड़ेगा या फिर हमें किसी और के नाम पे भी ले सकते हैं। किसी और के, अगर इंडिविजुअल की बात है, क्योंकि 80C किसको अलाउड होता है सर? इंडिविजुअल और HUF को ही अलाउ होता है। तो इंडिविजुअल किसके नाम पे पॉलिसी ले सकता है सर? अपने नाम पे ले सकता है, अपनी स्पाउस के नाम पे ले सकता है, या फिर अपने बच्चों के नाम पे वो ले सकता है, चाहे वो बड़े हों, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या फिर अडॉप्टेड ही क्यों ना हो। इन किसी भी बच्चों के नाम पर वो LIC प्रीमियम की पॉलिसी भर सकते हैं। उनके नाम पे LIC पॉलिसी ले सकते हैं और LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो 80C में आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं HUF की, तो किसी भी मेंबर के नाम पे आप ले सकते हो पॉलिसी, ठीक है। यस सर। तो डिडक्शन हमें कितना मिलेगा सर? डिडक्शन मिलेगा हमें सम एश्योर्ड का। जब आपने देखा होगा कि LIC आप करते हो तो आपको एक मिलता है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर मिलता है तो बोलते हैं बॉन्ड पेपर, जिसमें लिखा होता है कि सम एश्योर्ड, वैसे बोलते हैं कि नहीं दिख रहा है और सबको दिख रहा है। यस सर। आप एक बार एग्जिट करके अब्दुल दोबारा आओ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बॉन्ड है। तो बॉन्ड में क्या क्या बोला था मैंने कि बॉन्ड में लिखा होगा सम एश्योर्ड, यानी कितने का? 5 लाख का सर LIC कर लो, 6 लाख का LIC कर लो सर, 20 लाख वाला LIC कर लो। तो सम एश्योर्ड को वो बोलते हैं कितने लाख वाला LIC कर लो। अच्छा, मान लो कि मैंने प्रीमियम पे किया है। अब प्रीमियम जितना पे किया है वो और सम एश्योर्ड का एक सर्टेन परसेंटेज विच एवर इज लेस जो हो जाएगा उसका मेरे को क्या मिल जाएगा सर? डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कब। मान लो कि आपने पॉलिसी कब ली है? 1/4/2012 से पहले की ली है। अगर 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि डिडक्शन मिलेगा जितना प्रीमियम पे आपने पे किया है, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ योर सम एश्योर्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, मान लो कि हमारे पास पॉलिसी थी 5 लाख की, और 5 लाख का 20% कितना होता है? 5 लाख का 20% होता है, बोलो कितना? 1 लाख रुपए। और हमने मान लो यहाँ पर प्रीमियम जो इसका पे किया है पूरे साल में, जो प्रीवियस ईयर 19 एंड 20 में हमने प्रीमियम पे किया था LIC के लिए सर 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा विच एवर इज लोअर, यानी डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 50,000 का, ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, ये वाली कौन सी पॉलिसी बताई मैंने? 1/4/2012 की, से पहले की। लेकिन 1/4/2012 और उसके बाद की पॉलिसी उन्होंने चेंज किया। उन्होंने बोला 20% डिडक्शन नहीं देंगे आपको, अलाउड होगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड का, ठीक है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड का अलाउड होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कि सीवियर, जो कि यहाँ पर क्या है, डिसेबल पर्सन है, जिसके नाम पर आपने लिया है, पर्सन इन हुज नेम पॉलिसी हैज बीन टेकन, जिसके नाम पे आपने पॉलिसी लिया है, अगर वो बंदा सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U में जो लिखी गई डिसेबिलिटी है उससे ग्रसित है, ठीक है, या फिर उसको क्या है 80DD में अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज जो मेंशन है वहां पर, वो उसको स्पेसिफाइड डिसीज है, तो उसको पॉलिसी का सर 15% सम एश्योर्ड उसको अलाउ किया जाएगा। और ये जो पॉलिसी है ये कब से एप्लीकेबल होनी चाहिए? ये स्पेसिफाइड के लिए भी, स्पेसिफाइड केसेस में, सॉरी स्पेशल केसेस में भी, कब के लिए? ऑन और आफ्टर 1/4/2013। तो क्या बात समझ में आ गई मेरी या नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई है। यानी कि सिंपल मैं अगर बताऊं तो सीधा सीधा बेस लेना है आपको। क्या 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर उसके बाद की है तो 10% का मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी 1/4/2000 के बाद की है, 1/4/2013 और उसके बाद की है, ठीक है, तो अगर उसको, वो डिसेबल पर्सन है, कौन सा है? डिसेबल पर्सन है, या फिर उसको स्पेसिफाइड डिसीज है, कुछ बीमारी है, या फिर उसे डिसेबिलिटी है, ठीक है, 80U में, तो उसको 15% दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहीं पे क्वेश्चन में
कि मिस्टर एक्स है जिसने LIC प्रीमियम भरा है, फादर के नाम पे LIC प्रीमियम भरा है, फादर के नाम पे LIC प्रीमियम भरा है 50,000 रुपए का पर मंथ, क्वार्टरली इसने भरा है 50,000 रुपए। ठीक है सर, सम एश्योर्ड कितना, सम एश्योर्ड है इसका, सम एश्योर्ड है इसने सर 20 लाख वाला पॉलिसी ली है इसने। ठीक है, और फादर के बाद इसने मदर के नाम पे भी ले रखा है एक पॉलिसी, मदर की भी एक LIC पॉलिसी कर रखी है जिसका प्रीमियम जाता है उसका 5,000 रुपये पर मंथ का। ठीक है, जिसकी सम एश्योर्ड है सर 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की। ठीक है, यस सर। और सर ये वाली पॉलिसी ली थी इसने 1/7/2019 में, 1/7/2019 में पॉलिसी ली गई है। और ये डिसेबिलिटी है, इसके फादर जो है मिस्टर एक्स के, ये डिसेबल हैं या फिर इसको स्पेसिफाइड डिसीज़ है, स्पेसिफाइड डिसीज़ है जो कि अंडर सेक्शन कहाँ मेंशन की गई है 80 DDB में, 80 DDB में स्पेसिफाइड डिसीज़ जो दिया गया था ये उसमें है। ठीक है, मदर को ऐसा कुछ है नहीं, इनकी पॉलिसी ली गई थी 1/4/2015 से। ठीक है, और एक खुद के नाम पे, सेल्फ के नाम पे, अपने नाम पर एक पॉलिसी इसकी चल रही है जिसका सम एश्योर्ड था 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए का, और इसके नाम पर ये भी 50,000 रुपए का पर मंथ क्वार्टरली इसकी क्या जा रही है, प्रीमियम जा रहा है। और सारे के सारे ये क्या, फर्स्ट 4, ये भी फर्स्ट 4 2019 मैंने बता दिया, चलो फर्स्ट 4 लगा लो इसको लगा लो, फर्स्ट 4 2019, फर्स्ट 4 2015, फर्स्ट 4 2010। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को डिडक्शन बता दो 80C में कितना अलाउ होगा मिस्टर एक्स को। प्रोविजन आपके सामने है, देख सकते हो। ठीक है सर, पहले बात करते हैं हम इसकी सबसे पहले की, क्या ये एलिजिबल डिडक्शन है, क्या फादर के नाम पर लेने पर उसको डिडक्शन अलाउ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। डिडक्शन अलाउ हो जाएगा? यस सर। पक्का? नहीं सर। यहाँ पे मैंने इसीलिए तुम्हें ये दिखाया है। पॉलिसी अगर ले रहे हो फादर के नाम पर, प्रीमियम पे कर रहे हो फादर के नाम पर, क्या तुम्हें यहाँ पर 80C में डिडक्शन मिलेगा, जल्दी बताओ। ये रहा, पॉलिसी किसके नाम पे ले सकते हो सर? इंडिविजुअल ले सकता है अगर हिमसेल्फ के नाम पर है, स्पाउस के नाम पर है और चाइल्ड के नाम पर है, ऑफ सच इंडिविजुअल। क्या फादर के नाम पर अगर उसने LIC प्रीमियम भरा है, क्या उसको 80C में डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कोई नहीं परेशानी? सर। चलो ठीक है, अभी बिना बात का तुम लोग वहां पे क्या करते, उसको 80C का डिडक्शन दे डालते। सर ठीक है, इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं सर? इसको भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये भी किस में, कौन सी कैटेगरी में है सर? ये मदर की कैटेगरी में है। ठीक है, मदर है ना, पेरेंट्स को तो अलाउड नहीं है सर। सेल्फ वाला अलाउड है क्या? यस सर, ये वाला अलाउड है। कितना अलाउड है जल्दी बताओ, कितना अलाउड है? 20% अलाउ होगा। क्या? क्योंकि 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी थी, तो ये 20% ऑफ सम एश्योर्ड का 20% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस वाला जो है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना आ गया जल्दी बताओ? 20% ऑफ सम एश्योर्ड है हमारा 25 लाख, तो 25 लाख का 20% 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए, और प्रीवियस ईयर में प्रीमियम पे कितना किया है सर? क्वार्टरली 50,000 किया है, तो इंटू 4 2 लाख रुपए का, यही है? बताओ, यही है ना? 2 लाख रुपए का। विच एवर इज लोअर कितना आ गया?
2 लाख 2 लाख रुपए। लेकिन क्या मैक्सिमम यहाँ पर 80C में डिडक्शन कितनी मिल सकती है, जल्दी बताओ सर। 1.5 लाख रुपए की। तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर? 1.5 लाख। बात आ गई समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, यही वाला केस सेम है, ऊपर वाला ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये ऊपर वाला जो है, ये वाला स्पाउस के नाम पर है, स्पाउस के नाम पर है, और ये है अपने चाइल्ड के नाम, ये है उसकी स्पाउस के नाम पर, यानी कि मिसेस एक्स मान लो इसको, ये हो गई मिसेस एक्स के नाम पर, और ये है हमारा इसके नाम पर, सर चाइल्ड के नाम पर। ठीक है, अब बताओ क्या ये अलाउ होगा? यस सर, अलाउ होगा, बिल्कुल अलाउ होगा। ठीक है, कोई बता सकता है कितना मेरे को 80C में डिडक्शन मिल जाएगा? सर फर्स्ट वाला में 15%, सेकंड वाला में 10%। कोई देख के ही बता सकता है अभी किसके पास आंसर है? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं पता लग रहा। अरे 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा मिल जाएगा क्या 80C में, चाहे कितने भी हो जाएं पॉलिसी? यहाँ पे मिल किसको रही है सर? डिडक्शन इसको मिल रहा है, इसको 80C में 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता, अलाउड नहीं है, चाहे तुम इन्वेस्टमेंट कितनी भी करो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वैसे भी लास्ट वाले में तो 1.5 लाख से ऊपर ही जा रहा था उसका, तो वैसे भी 1.5 लाख ही मिलेगा। लेकिन अब अलाउ या कौन कौन सा जो सॉल्व करोगे वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे सर कि पहले वाला है 1/4/2019 में, यानी कि कितना परसेंट इसमें जाएगा, और ये स्पेसिफाइड का स्पेशल केसेस में आ रहा है, तो 15% वाला आ जाएगा, 15% ऑफ सम एश्योर्ड। और दूसरा वाला किस में आएगा? दूसरा वाला सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और तीसरा वाला किस में आएगा सर? वो पहले वाले में 20% ऑफ सम एश्योर्ड। और प्रीमियम पेड कितना हुआ? 20%, 15% ऑफ सम एश्योर्ड। जल्दी बताओ कितना हुआ? 20 लाख का 20 लाख का 3 लाख 15% सर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। और प्रीमियम पेड कितना हो गया सर? क्वार्टरली 50,000, तो यानी कि 2 लाख रुपए, यही होगा, बोलो। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 या 2 लाख रुपए? अभी नहीं, 1.5, अभी रुक जाओ, टोटल पहले निकाल दें। दूसरे का क्या है? 10%। ये कितने का सम एश्योर्ड था? बोलो बोलो, सम एश्योर्ड कितना था इसका सर? 10 लाख। 10 लाख का 10% हो गया हमारा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए और 5,000 पर मंथ, तो 60,000 हो गया। 60,000 कितना आ गया सर? 60,000 रुपए। तीसरे का तो हमारा कितना था 20% के हिसाब से? 25 लाख का 20% था हमारा सर 5 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए। विच एवरेज लोअर कितना था हमारा? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। 70, सॉरी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यहाँ पे थे। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना अलाउड होना है उसको सर? 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख 60,000 रुपए। बट मैक्सिमम कितना अलाउड होगा आपको सर? 1.5 लाख। समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं। आ जाओ नीचे एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नीचे लिखा हुआ है टैक्सेबिलिटी ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। टैक्सेबिलिटी ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कि अगर मैच्योरिटी में कुछ मिलेगा LIC प्रीमियम जो जिसके लिए भर रहे हो आप, अगर LIC प्रीमियम भर रहे हो, लास्ट में कुछ मिलता है, तो क्या वो टैक्सेबल है या फिर नॉन टैक्सेबल है? सर एग्जेम्प्ट है, टैक्स लगेगा ही नहीं इसमें। 10(10)D में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? कभी भी LIC का पैसा अगर आपको मैच्योरिटी पे मिलता है तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सर हमने कुछ पढ़ा था कि वो टैक्सेबल होता है। यस, इफ द पॉलिसी होल्डर हैज पेड द प्रीमियम मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट, जितनी लिमिट हमने बताई है, अगर उससे ज्यादा आपने पेमेंट की है तो आपका
जो रिसीव्ड होगा मैच्योरिटी पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 10%, 15% एंड 20% से अगर ज्यादा अगर आपने पे किया होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी पे अगर पैसा मिलेगा तो उसको टैक्स हम करेंगे। लेकिन अगर किसी के डेथ का केस है, पॉलिसी होल्डर ही मर गया तो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस केस में हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं इस वाले के हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमारे वाले एग्जाम्पल में ये रहा 10%, 15% आ रहा था 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो क्या वो एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको 1010D का, अगर इसका अगर हमें अमाउंट मिलेगा तो बोलो, अगर ये मैच्योरिटी पीरियड में मिलेगा, ये मैच्योरिटी में ये अमाउंट मिलेगा तो क्या हमें एग्जम्प्ट होगा या टैक्स लगेगा, बोलो। एग्जाम्प्ट होगा सर एग्जम्प्ट होगा, क्यों? क्योंकि भाई 15% कितना था, 3 लाख, 2 लाख ही तो जमा किया है। ठीक है, 10% यहाँ पे 1 लाख रुपए है लेकिन 60,000 रुपए, ये भी एग्जम्प्ट होगा एट द एंड में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 5 लाख रुपए निकल रहा है हमारा, 20% निकल रहा है 5 लाख रुपए, लेकिन जमा कितना हुआ है ये, तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने जमा किया होता 5, यहाँ पे 5 लाख है बट मैंने 7 लाख रुपए प्रीमियम जमा किया है 1 साल में, तो क्या इस पर जब वो प्रीमियम में, जब वो मैच्योरिटी पे पैसा मेरे को मिलता था वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता? यस सर, ये टैक्सेबल होता था। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ इधर देखो क्या बोलता हूँ, इफ पॉलिसी डिसकंटिन्यूड बिफोर, अगर पॉलिसी जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दी बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर अ पीरियड एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक आपने अगर प्रीमियम नहीं दिया और उससे पहले तुमने बोला कि यार ये फालतू चीजें, मैं यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जमा कर रही है, ठीक है, तो आपने डिसकंटिन्यूड कर दी पॉलिसी, तो डिडक्शन अर्लियर गिवन, जितना भी डिडक्शन आपको पहले मिला होगा, शैल बी कंसीडर्ड एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच पॉलिसी हैज बीन डिसकंटिन्यूड, जिसमें डिसकंटिन्यू हो गया उस साल की इनकम बना देंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, यानी कि 2 साल तक आपको प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, अगर 2 साल तक मिनिमम नहीं भरा तो आपको जितना भी डिडक्शन लिया था आपने उतने का आपको आपकी इनकम बना दी जाएगी। चलो नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूशन फीस वगैरह पढ़ते हो सर, जो आप पढ़ा रहे ट्यूशन फीस आपको पेमेंट की है हमने, हमको डिडक्शन मिलेगा क्या? ना ना ना, उस वाले ट्यूशन फीस की बात नहीं कर रहे। कौन से ट्यूशन फीस की? ट्यूशन फीस पेड टू अन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर आपने पेमेंट किया है, ठीक है, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा? यानी कि डिडक्शन अलाउड ओनली टू एन इंडिविजुअल फॉर हिज चाइल्ड, अपने उसके बच्चे के लिए दिया जाएगा। अगर उसने उसके बच्चे के लिए ट्यूशन फीस पे किया है, मिस्टर एक्स ने अगर अपने सन के लिए अगर ट्यूशन फीस पे किया है तो उसको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। सर कितना? सर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को पे किया और अदर इंस्टीट्यूशन, सर सिचुएटेड इन इंडिया और फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम कोर्स हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पार्ट टाइम कोर्स कौन सा होता है? अपना SOL का पार्ट टाइम होता है। SOL का क्या है? फुल टाइम एजुकेशन है या फिर पार्ट टाइम एजुकेशन है? ये सोल, अरे जिसमें ग्रेजुएशन कर रहे हो, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम वाले को का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, जो आप एडमिशन फीस देते हो, एडमिशन के वक्त फीस देते हो, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने चाइल्ड के लिए? सर मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा, ज्यादा चाइल्ड के लिए नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ट्यूशन फीस फॉर विच डिडक्शन नॉट अलाउड, किस किस के लिए? जैसे प्राइवेट ट्यूशन आप लेते हो, ये जो आप मुझसे ले रहे हो क्या है? प्राइवेट ट्यूशन, यानी कि अकेडमी से ले रहे हो, वो प्राइवेट ट्यूशन है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फीस पेड आउटसाइड इंडिया, अगर किसी को पे कर रहे हो नहीं मिलेगा डिडक्शन, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज वगैरह जितने भी हो गए उसके लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉइज के कॉन्ट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉइज के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। 2, किस में उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? जल्दी बताओ, जो हम बात करते थे, ये तो हम चैप्टर में ही पढ़ते हुए आए हैं सारे, कि आज उसने कंट्रीब्यूट किया अपना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड में, अगर इन फंड में करता है तो उसको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। चलो नेक्स्ट आ गया 9th में, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है यूनिट ऑफ UTI और म्यूचुअल फंड, ठीक है, UTI और म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको बोलते हैं यूलिप। अगर यूलिप में पैसा लगाया आपने, अगर आपने यूनिट खरीदा है और यूटीआई का यूनिट खरीदा है या फिर म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा है या फिर अपने यूलिप में पैसा लगाया है, तो आपको आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कैन बी मेड इन द नेम ऑफ द पर्सन, किसके नाम पर आप ये चीजें ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खुद के नाम पर, स्पाउस के नाम पर और चाइल्ड के नाम पर। चाइल्ड में भी मेजर और माइनर दोनों आ सकता है। अच्छा, इन केस ऑफ HUF, इन केस ऑफ HUF अगर होगा तो एनी मेंबर, ये तो सर हमें सब कुछ पता ही है। आ जाओ नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? कहता है एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम। अगर कोई होम लोन अकाउंट स्कीम है और नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक का है, अगर उसमें आपने क्या किया है, पेमेंट किया है, एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के तौर पर अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो उस पर आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स, ऊपर यूनिट्स था, ऊपर UTI की यूनिट्स और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, यानी गवर्नमेंट कह रही है म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसा लगाते हो, ठीक है, तो उसका डिडक्शन आप हमसे ले लेना, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स आपको खरीदने हैं, किसके लिए? एलिजिबल इश्यूज। अब ये एलिजिबल इशू कौन सा है? एलिजिबल इशू मेड बाय द इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, यानी कि जो बोला कि इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनमें आप इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स परचेज करो, आपको डिडक्शन हम देंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने पैसा लगा, आपने उसकी इक्विटी खरीदी है या फिर म्यूचुअल फंड की आपने इक्विटी खरीदी है या फिर डिबेंचर्स उतना आपने उसके खरीदे हैं, तो आपको क्या लिया जाएगा? बोलो। तो आपको डिडक्शन दिया जाएगा। अच्छा, फंड सो कलेक्टेड आर यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो इन्होंने फंड इकट्ठा किया, तो इन लोगों का काम क्या होना चाहिए? इन पैसे को कहां लगाया जाए? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में। अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में लगाने वाले इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगाया है तो उनको डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन नाबार्ड। नाबार्ड पता है आपको? नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, नाबार्ड, ये रूरल एरियाज में क्या लोन्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने इनके बॉन्ड, यानी कि इनको पैसा दिया है ताकि ये आगे लोन वगैरह दे सके, वो अपना काम धंधा अच्छे से कर सके, ठीक है। तो अगर आपने लोन बॉन्ड किसका खरीदा है? नाबार्ड के बॉन्ड खरीद लिया आपने, ठीक है। तो नाबार्ड के अगर बॉन्ड खरीदे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004। सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है? अगर इसमें आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ सेल्फ एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। किसके नाम पे? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के नाम पे। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 2000 रूल 2008, अगर उसमें अगर पैसा डालते हैं आप तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और मैच्योरिटी पे जो भी कुछ मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट अगर टाइम टू टाइम, मैंने हमेशा बोला इंटरेस्ट कभी भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल ही होगा। अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एक्सेप्ट कहीं कहीं पे लिखा होगा कि इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। एक्रूड इनकम, अगर एक्रूड इंटरेस्ट को अगर हमने री इन्वेस्ट कर दिया तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पर इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सीधा बोल रहा है वो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम होता है, बताया था कि वो किसके लिए है कि सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके नाम पर ये सारी चीजें क्या है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पैसा जमा कीजिए और आने वाले टाइम में आपकी अगर लड़की है तो उसके लिए हम शादी के लिए हम मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी और उसके एजुकेशन के लिए हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये वाली स्कीम बनाई है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगा और लास्ट में आपको कुछ भी इंटरेस्ट और अमाउंट मिलेगा तो वो चीज एग्जम्प्ट की जाएगी, आपके हाथ में वो चीजें टैक्स नहीं जाएंगी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू NSP। NSP यानी टू टायर अकाउंट है, NPS बोले तो सर नोटिफाइड पेंशन स्कीम। अगर कोई भी नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, न्यूली इंसर्टेड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है उसने इन्वेस्ट किया है किसमें? सर NPS में,
ठीक है, तो एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो न्यू इंसर्शन कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अमाउंट। आपने सुना होगा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट वाले लोगों को अभी पेंशन रोक दी गई है, सुना है ना, ऐसा कुछ सुना है उड़ती उड़ती खबर की पेंशन नहीं मिलती, अब ऐसा होता है वैसा होता है करके कुछ। पहले तो गवर्नमेंट पैसे पेंशन देती थी, अब नहीं देती। अब इन्होंने न्यू रूल निकाल दिया, इन्होंने बोला कि चलो अब हम न्यू क्या बोल रहे हैं, नोटिफाइड पेंशन स्कीम बना रहे हैं, इसमें एम्प्लॉय पैसा डालेगा धीरे धीरे, तो जिससे उसको क्या मिलेगा, जब रिटायरमेंट के बाद उससे उसको पैसा, उस फंड से उसको पैसा मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया कि वो पेंशन के तौर पे है। अगर एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ जमा किया है, रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CC आगे पढ़ेंगे, फॉर फिक्स पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, फॉर फिक्स पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, जितने भी ये हमने 15 स्कीम्स पढ़ ली कि इनमें पैसा लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, तो ये 15 की स्कीम का सिर्फ और सिर्फ कितना मैक्सिमम मिलेगा सर? 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेगा। इससे ज्यादा 80C में डिडक्शन सर अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नोट्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या बोलता है कि अमाउंट पेड, यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड शेल बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। सिर्फ एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी जाके आपको होगा। अगर आपका बिकम ड्यू है और नॉट पेड टिल दी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ड्यू है आपकी प्रीमियम और आपने नहीं पे की और आप डिडक्शन मांगो, नहीं, हम नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, अबाउट रूल होल्ड्स गुड, यहाँ पे क्या है, किस चीज के लिए बोलता है? अगर आपने मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी क्यों ना फॉलो किया हो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्चुअल में पेमेंट करनी ही होगी, तभी जाके हम डिडक्शन देंगे। 80C समझ में आ गया? यस सर। इजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो देख लो एक बार आके, मैं यहाँ पर मैं आता हूँ। देखो यहाँ पे है, पहले तो ये देख लो ग्रॉस टोटल इनकम इसने बता रखा है इतना, और इन्वेस्टमेंट किया इतना, तो कितना मिल जाएगा सर? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट कितना किया है सर? 1,75,000। ठीक है, मैं 80C में कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 1.5 लाख रुपए तक। 70 का किया है तो सर 70 का मिलेगा। ठीक है, कितना? 100 रुपए। वैसे ये इतना 1000 में है, बट मैं यहाँ पे 100 रुपए लेके चल रहा हूँ आपको। 90 रुपए 100 रुपए, तो कितने का मिल जाएगा सर? 90। जितना ग्रॉस टोटल इनकम होगा उतना तक ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं सर। ये नेगेटिव में है तो नील मिलेगा। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं 80C 80CCC 80CCD की। देखो चलो, 80C तो हमें समझ में आ गया सर। 80CCC की बात बताओ। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC का पेंशन फंड होता है। आपको पता है LIC ने एक पेंशन फंड निकाल रखा है, अगर आप उसमें प्रीमियम जमा करोगे तो आपको 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। किस में मिलेगा सर? सर 80CCC में डिडक्शन मिलेगा, या फिर अदर इंश्योरेंस फंड वगैरह में अगर आपने जमा किया है। ठीक है, किस चीज के लिए? पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस फंड। ठीक है, इंश्योरेंस फंड की कौन सा है? पेंशन फंड होना चाहिए। अगर पेंशन फंड में आपने पैसा जमा किया तो 80CC में आपको डिडक्शन मिलेगा। सर कितना डिडक्शन मिलेगा जल्दी बताओ? इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लमसम अमाउंट इज गिवन, लमसम अमाउंट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में, बट समटाइम्स क्या होता है कि लाइफ पेंशन इज गिवन, यानी कि धीरे धीरे जो फंड इकट्ठा होता है उसमें धीरे धीरे हर साल पेमेंट करते रहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद इंस्टीड ऑफ लमसम अमाउंट, तो उसको प्रीमियम अगर उसके लिए पे कर रहे हो तो आपको 80CC में डिडक्शन मिलेगा इंस्टीड ऑफ 80C में। ठीक है, किसको बोला मैंने? 80C में। पेंशन कौन सा वाला है यहाँ पे पेंशन स्कीम? सर LIC का, ये याद रखना, ये मेन है। LIC का पेंशन स्कीम है। और अदर इंश्योरेंस, कोई सा भी अगर इंश्योरेंस कंपनी है और उसका इंश्योरेंस फंड है और उसका पेंशन फंड है, तो उसका 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यस सर। कितना किसको मिलेगा सर? इंडिविजुअल इन हिज ओन नेम, अगर अपने नाम पे लेता है तो ही मिलेगा, अगर अपने फादर के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे नहीं मिलेगा उसको। ठीक है,
प्रीमियम पेड और 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तो लिमिट ही है, 1.5 लाख रुपए तो लिमिट ही है। किसकी लिमिट है सर? 80C की भी लिमिट हो गई, यानी कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इसकी जो लिमिट है सर 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब सर 80CCC देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चालाकी कर रही है सही से। यहाँ पे ये तुम्हें डिडक्शंस तो बढ़ा के दे रही है, लेकिन यहाँ से लिमिट नहीं बढ़ा रही। लिमिट कहती है कि नहीं, लिमिट तो तुम्हें 1.5 लाख ही है। समझ में आ रहा है चालाकी है या नहीं गवर्नमेंट की? यस सर। गवर्नमेंट कहती है चलो ये इसमें भी इन्वेस्ट कर डालो, आपको डिडक्शन, इसमें भी इन्वेस्ट कर डालो, इसमें भी डिडक्शन, इसमें भी इन्वेस्ट कर डालो, इसमें डिडक्शन। तो ऐसा कुछ भी करने पर, ठीक है, अगर मान लो आपने उसमें भी किया इसमें भी किया, लेकिन टोटल डिडक्शन तो आपके पास कितनी है? 1.5 लाख। तो इसीलिए मेन चीज क्या होता है, अगर किसी बंदे का सैलरीड पर्सन का पीपीएफ कट रहा है, ठीक है, पीपीएफ कट रहा है और 1.5 लाख से ऊपर कट रहा है, तो उसको एलआईसी में भरने का भी, अगर वो सोचे कि मैं एलआईसी में भर दूं कुछ मनी मेरा सेव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आगे की बात, क्या बात समझ में? हाँ, इनकम टैक्स से बच जाएगा अगर एलआईसी में किस लिए भर दिया तो, यानी कि इस वक्त तो अभी तो टैक्स तो हमने दे दिया उस पर, समझ में आ रहा है? 1.5 लाख की तक डिडक्शन है, अभी टैक्स दे दिया, तो बाद में एलआईसी का प्रीमियम, एलआईसी का हमें इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो वो वाला अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए ये बेनिफिट होता है। समझ में आ रहा है? आ जाए। अच्छा, पेंशन रिसीव अगर आपको होती है कुछ भी एज पर दी पॉलिसी, तो वो टैक्सेबल है अंडर दी अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगी। 80C में अगर आपको डिडक्शन मिला है और आपको पेंशन मिल रहा है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एलआईसी की पेंशन स्कीम आपने ले रखी थी, तो आपको वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। और अदर सोर्स में एनी अमाउंट अगर आप सरेंडर कर देते हो पॉलिसी को, अगर आपको कुछ मिलता है, तो जैसे जीवन सुरक्षा पॉलिसी, जीवन सुरक्षा पॉलिसी इन्होंने बना रखी है, ठीक है, तो वो पेंशन स्कीम है, तो अगर उसमें लगाते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, 80CCD, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, 80C और 80CCC में तो कुछ दिक्कत थी नहीं, ठीक है, 80CCD में भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 80CCD में 3 कैटेगरी इन्होंने दो कैटेगरी बना रखी है। 2 कैटेगरी बोले तो सर, एक तो है 80CCD1, ठीक है, और एक है 80CCDB, ठीक है, 80CCD1 और 1B। 80CCD1 का मतलब क्या हो गया सर? 1 का हमने अभी आपने कुछ बताया कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इसकी टोटल लिमिट कितनी है सर? 1.5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है क्या सर? इसमें 80CCD1B इंक्लूडेड है? ना ना ना, 80CCD1B जो है वो एडिशनल है। समझ में आ रहा है? ये क्या है सर? ये एडिशनल एग्जेम्पशन, ये एडिशनल डिडक्शन हमें मिल रही है। एडिशनल डिडक्शन कितनी सर? 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन हम यहाँ पे मिलेगी। सर ये है क्या? आओ पढ़ते हैं। देखो क्या बोला इसने, बोला कि अगर आप कंट्रीब्यूशन मेड करते हो, कौन हो आप सर? सैलरीड एम्प्लॉय हैं हम। सैलरीड एम्प्लॉय बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर अदर एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यानी कि हम सैलरीड एम्प्लॉय, हमें मिलती है सैलरी, हमें मिलती क्या है? सैलरी। अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन किया है 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज बोलो लेस। सर किस में कंट्रीब्यूशन किया? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना। अगर इन तीनों में अगर आपने क्या किया है, बोलो क्या किया है? कंट्रीब्यूशन किया, तो आपको 80CCD का मिल जाएगा क्या? डिडक्शन। सर ये वाला कौन सा स्कीम है? सर ये है पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम, जो अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने 80CCC का न्यू पेंशन स्कीम, वो 2 टायर अकाउंट था। 2 टायर अकाउंट होगा तो वो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अगर 2 टायर अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर उसको डिडक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, ऑल्दो आपको वहां पे पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या चीज होगा कि 80, यहाँ पे क्या होगा? न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना, 80CCD1 में आपको मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलने वाला है। यहाँ पर 80C में खुद के नाम पर, स्पाउस के नाम पर, बच्चों के नाम पर, लेकिन 80CCC और 80CCD सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पर। अगर इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, सैलरीड एम्प्लॉई है, कंट्रीब्यूशन कर दिया कितना? जितना कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ द सैलरी। अच्छा सैलरी कौन सा सर? सर DA, सर बेसिक
प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का जो भी सैलरी हो रहा है उसका 10% और कंट्रीब्यूशन मेड, एम्प्लॉय ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया विच एवर इज लेस है उसका डिडक्शन इसको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। लेकिन अगर अदर इंडिविजुअल है, अदर इंडिविजुअल बोले तो जिसका जो सैलरीड नहीं है, जिसको सैलरी नहीं मिलती, जो कि अपना पीजीबीपी कमाता है, पीजीबीपी से कमाता है, ये वाला बंदा क्या सैलरीड भी हो सकती है, यानी कि सैलरी भी हो सकती है इसके पास प्लस पीजीबीपी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाले बंदे के लिए, सॉरी। और यहाँ पर क्या है, सैलरी पीजीबीपी वाला बंदा और सैलरी और पीजीबीपी वाला बंदा भी यहाँ पर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या बोला है उसने, बोला जितना तुमने कंट्रीब्यूशन कर दिया और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस, ठीक है, उसका डिडक्शन हम तुमको दे देंगे। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, किसमें कंट्रीब्यूट किया है सर, न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है मिस्टर एक्स ने। ये तो हो गया मिस्टर एक्स एम्प्लॉय, ये हो गया मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट देगा। मान लो एम्प्लॉय ने दिया यहाँ पर 20,000 रुपए, इसने कंट्रीब्यूशन किया 19 एंड 20 में, एम्प्लॉयर ने 30,000 रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, 80cc D1 में, बोलो बोलो, 80cc D1 में मैं कर रहा हूं एम्प्लॉय की बात, यानी कि मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मिस्टर एक्स ने कितना जमा किया सर, 20,000 रुपए जमा किया, और उसकी बेसिक और डीए मिलाकर जो उसकी सैलरी थी, सैलरी अगर मैं पूछूं बेसिक और डीए मिलाकर सर 2,40,000 रुपए मान लो उसकी बेसिक थी, और डीए था उसका, डीए इन टर्म्स लेंगे, इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स था उसका सर 50,000 रुपए, क्या चलो 60,000 रुपए ले लो, तो कितना हो गया सर 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की सैलरी का कितना परसेंट सर, 10%। यही है, बोलो यही बोला है ना? यस सर। सैलरीड वाले के लिए, Yes, sir. सैलरीड वाले के लिए यही बोला 10% ऑफ द सैलरी। तो 10% ऑफ द सैलरी कितनी मिल रही है उसको, 30,000। तो विच एवर इज क्या है लोअर की डिडक्शन सर 20,000 तक की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा मान लो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 80C में उसका डिडक्शन निकलता था पॉलिसी लेकर कितना सर, 80,000 रुपए का। 80cc में उसको डिडक्शन मिल रहा है सर 80,000 का। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 80C, अब यहाँ पर उसको 80cc डी में भी उसको डिडक्शन मिल गई, कितने 20,000 तक की। तो टोटल डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन कितना हो गया सर, 80,000, 80,000 और 20,000 कितना हो गया, बोलो 1,80,000 हो गया क्या? यस सर। तो 1,80,000 हो गया, लेकिन उसको डिडक्शन कितना अलाउड होगा ग्रॉस टोटल इनकम में से, जल्दी बताओ। 1.5 लाख सर 1.5 लाख रुपए ही उसको अलाउ होगा। क्यों सर, ये बोलते हैं, ये वाला सेक्शन कौन सा है, 80cce है। 80cce कहता है कि 80C प्लस 80cc प्लस 80cc_D1 की लिमिट जो है मैक्सिमम जो हो सकती है वो 1.5 लाख रुपए हो सकती है। गवर्नमेंट बड़ी चालू है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तुम्हें डिडक्शन देते जा रहे हैं, जितना डिडक्शन लेना है लो, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट करना करो 80C में, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन हम नहीं देने वाले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया? यस सर। अब मैं बता रहा हूं कि चलो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे अलाउड हो गए, क्या मैं इसमें एडिशन कर सकता हूं? अब अगर मैं बोलूं कि कुछ एडिशन करना हो, क्योंकि अब तो इसके अलावा तो कोई भी डिडक्शन मेरे को 80 में मिलेगा तो वो एडिशन में ही आएगा, उसमें वो तो 1,80,000 की लिमिट में नहीं आएगा। अरे समझ में आ गया? बोलो। अब अगर कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है कोई दूसरे सेक्शन में तो वो तो एडिशन में ही आएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं ये सुनो। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी सर, 80cc_D1B की, और पहले उससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर किसकी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, जो कि है 80cc
2 में, 80 CCD 2 में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखो मान लो कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन एनपीएस। एनपीएस में अगर पैसा जमा किया है किसने? सर एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया है। तो इन एडिशन, ये भी क्या है? एडिशनल। एडिशनल उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? बताओ बताओ। सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय किसको? मिस्टर एक्स को मिलेगा। मिस्टर एक्स के लिए किसने जमा किया? सर एम्प्लॉयर ने जमा किया था। अच्छा कितना डिडक्शन मिल जाएगा उसको? 80 CCD 2 में, 80 CCD 2 में मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो, तो भैया कंट्रीब्यूशन मेड और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सर सैलरी मतलब सेम, बेसिक प्लस टीए इन टर्म्स, ठीक है। और अगर वो कंट्रीब्यूशन करने वाला बंदा जो है, एम्प्लॉयर जो है वो अदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर 10% ऑफ सैलरी आ जाएगा, यानी विच एवर इज लेस का डिडक्शन उसको मिलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स ने से उसको मिला, तो वैसे ही सेम जो हमने पहले पढ़ा था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले हम ऐड करेंगे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे से उसको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सैलरी में पहले उसको टैक्स करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। एंटायर क्या लिखा है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की पहले सैलरी बनाएंगे, क्योंकि वो तो एडिशन में मिल रहा है ना उसको, सैलरी तो अलग है, और वो उसके लिए फंड में भी इकट्ठा कर रहा है। वो किसको मिलने वाला है? वो एम्प्लॉय को मिलने वाला है। तो उसको उस वक्त तो टैक्स करेंगे, और नीचे से उसको 80 CCD 2 का डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हमारे एग्जाम्पल में बताऊं, यहां पर एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था? सर ये वाला रह गया था हमारा, एम्प्लॉयर ने भी तो 30,000 रुपए पेमेंट किया है इसमें। तो एम्प्लॉयर ने अगर 30,000 रुपए पेमेंट किया है, तो 80 CCD 2 में इसका सर डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? बोलो बोलो सर। जितना कंट्रीब्यूशन मेड किया है, और क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है? नहीं, तो 14% वाला नहीं। कितना परसेंट? सर 10% ऑफ, बताओ बताओ क्या? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना था? सर 3 लाख रुपए का, यही था। यस सर। तो 30,000 30,000 विच एवर इज लोड। अरे वाह, ये तो 30,000 ही आ गया, ठीक है। तो ये 30,000 यहाँ पर आ गया, तो 30,000 की डिडक्शन और आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यही हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, 30,000 की डिडक्शन आ जाएगी। किस चीज के लिए सर? 80 CCD 2 के लिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये वाला किसके लिए था? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ठीक है। यस सर, ये वाला तो सर समझ में आ गया। अब आगे बताओ और क्या? आगे ये है कि 80 CCD 1B, ये क्या चीज है? ये एडिशनल है। इन एडिशन, एम्प्लॉय को कुछ एडिशन में दे दिया गया। बोला कि चलो ठीक है। एम्प्लॉय चिल्लाने लगा। एम्प्लॉय कहता है कि भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो एनएसपी में जमा करो, एनएसपी में जमा करो, एनएसपी में जमा करो, लेकिन हम तो जब जमा कर रहे हैं तब आप क्या कह रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई ये जो आप कितना भी जमा करो, बट मैक्सिमम लिमिट अपन लोग कितना रखने वाले हैं? अपन लोग रखने वाले सर 1,50,000 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो तुम दे ही नहीं रहे हो। जब इससे ज्यादा तुम दे नहीं रहे हो, तो हमें बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कहता है चलो ठीक है, हम एक और सेक्शन लेके आ रहे हैं इसके बाद, 80 CCD 1B। इसमें क्या कर लो ना, 50,000 तक का एडिशन ले लो। 50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट आप ले लो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो सर, इसका मतलब क्या पहले ये बता दो। देखो 80 CCD 1 में कितनी हमने लिमिट निकाली? बताओ एनएसपी की, बोलो कितनी लिमिट निकाली? सर 20,000 जमा किया था, ठीक है। लिमिट आ रही थी 30,000 तक, 20,000 तक हमें मिल गया था। मान लो इस वाले केस में, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि इस वाले केस में हमने जो जमा किया है वो जमा किया है 50,000 रुपए, ठीक है। या फिर मान लो कि 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख रुपए जमा किया, लेकिन लिमिट कितनी है? बोलो। 30,000 तक की लिमिट है। मुझे अलाउ कितना होगा यहाँ पर? 30,000 रुपए। तो मैं ऐसा यहां पर नहीं करूं, ऐसा यहां पर मत करो। क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए कि पहले हम ले लेते हैं डिडक्शन किसकी? 80
हम डिडक्शन ले लेते हैं पहले 80 CCD1B की डिडक्शन ले लेते हैं, जिसमें हमें वो बोल रहा है कि अगर आपने जमा किया तो 50,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे ले लो। 50,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे ले लिया, बचा कितना डिडक्शन जल्दी बताओ, कितना बोलो, कितना डिडक्शन बचा? 1 लाख में से 50,000 वहां पे ले लिया ना, बचा कितना सर? 50,000। 80 CCD1 में कितना अलाउड होगा सर? 50,000 रुपए और 30,000 रुपए, whichever is what। समझ में आ रहा है? 30,000 रुपए टोटल मिला के हमें 80,000 तक का बेनिफिट मिल जाए। बात आ रही है या नहीं आ रही समझ? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। यानी कि अगर आप एनएसपी में कुछ भी डालते हो, एनएसपी में कुछ भी डालते हो तो सिंपली क्या है, कितना डाला, मान लो 1 लाख रुपए डाला, जो मैंने अभी वाला एग्जांपल में लिया, तो 1 लाख रुपए डाला और आपको डिडक्शन के यानी 80 CCD1 जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कितना मिल रहा है, मान लो 30,000 तक की सैलरी का मैक्सिमम मिल रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ पर कितना अलाउड हुआ? 30,000 रुपए अलाउड हो गया क्या? यस सर, 30,000 रुपए यहाँ पे अलाउ करवा लो, ठीक है। और बाकी 80 CCD बोलो 1B में कितना हो जाएगा सर? 50,000 तक। ऐसा नहीं कि 50,000 हमेशा, आपने कंट्रीब्यूट भी किया हो, अगर मान लो आपने 90,000 ही कंट्रीब्यूट, ये मान लो 70,000 कंट्रीब्यूट किया है, 30 आपको यहाँ पे मिल गया, 30 आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर कितना ले सकते हो आप सर? 40 का, यहाँ पर 40 का ले सकते हो ना? यस सर। देखो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, गलती हो जाएगी आपसे। यहाँ पर आप कह रहे हो 40 का, मैंने क्या बोला? हमेशा हमें पहले कौन सा लेना है? अगर मैं बोल रहा हूँ 70 का मैंने डिपॉजिट कर रखा है, तो देखो मैंने क्या बोला, हमेशा हमारे पास लिमिट किसकी ज्यादा है सर? 80 CCD1B, इसमें 50,000 की पहले ले लो लिमिट, बचा कितना 70 में से सर? 20, तो 20 और 30 whichever is लोअर, तो 20 का यहाँ पर भी मिल जाएगा, यानी 80 CCD1 में हमें मिल जाएगा कितना? 20 का, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 70 का बेनिफिट आ गया या नहीं आ गया? लेकिन यहाँ पर हमारा कितना का बेनिफिट हो रहा था बोलो? यहाँ पर गलत हो रहा था बेनिफिट, क्योंकि 40 का हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 40 का मिल रहा था। आप अगर पहले उसको ले लोगे तो उसका कितना लिमिट था सर? 30 का लिमिट वहां पे था, 30 तक ही लिमिट मिलने वाला है उसमें, बाकी बचेगा कितना? बाकी बचेगा तो वो बाकी आप इसमें ले सकते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। तो सबसे पहले आपको कौन सा लेना है डिडक्शन? 80 CCD का क्या लिखा है सर? देखो, एडिशनल डिडक्शन 80 CCD1B में, कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम बाय एनी इंडिविजुअल अदर देन द अमाउंट क्लेम्ड एंड अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80 CCD1 में। 80 CCD1 ये सजेशन है, मैं ये सजेशन दे रहा हूं मैं आपको कि 80 CCD1B का पहले डिडक्शन लिया करो, क्योंकि ये एडिशन में आएगा, वरना वहां पर लिमिट बचे या ना बचे पता चल रहा है वहां पर लिमिट ही नहीं बची, ठीक है ना? अरे बोलो। Yes, sir. चलो, और whichever is less, ठीक है। एडिशनल कितने का आ जाएगा सर? 50,000 तक का आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बोलूं पैटर्न आपको समझाऊं, तो पैटर्न क्या चीज है, कैसे निकाल सकते हैं हम डिडक्शन? 80 CCC 80 CCD1 जब भी अगर होगा तो मैक्सिमम डिडक्शन इनका तो सर 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे डील करेंगे? देखो, अगर एसएससी ने क्लेम करना है डिडक्शन 80C 80 CCC 80 CCD में, कैसे करेगा? तो 80C का पहले डिडक्शन निकाल लो, 80 CCC का डिडक्शन निकाल लो, ठीक है। तो ये मान लो ये हो गया 5, ये हो गया मान लो 50,000 रुपए का, ये हो गया यहाँ पर 30,000 रुपए का, ठीक है। फिर ये मान लो 3 लाख रुपए का। 80 CCD कौन सा वाला है? ये बोल रहा है कि अदर देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। 80 CCD अदर देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा था? 80 CCD2 यही था, और 80 CCD1B इनको छोड़कर, मतलब ये कौन सा हो गया? 80 CCD1 ये वाला हो गया। यस सर। तो इसका अगर मान लो टोटल है
20,000 रुपये भी। तो यहाँ पर इनका जितना भी टोटल आने वाला है, कितना टोटल आने वाला है, कितना भी, ये 3 लाख, तो यानी कि 1.5 लाख ही मिलेगा यहाँ पर। मैक्सिमम कितना मिलेगा सर? 1.5 लाख यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इससे एडिशन में क्या क्या मिल रहा है? 2 एडिशन में मिल रहे हैं। कौन कौन से? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन और पेंशन स्कीम में अगर किसी ने जमा किया 80CCD 1B में, यहाँ पे 50,000 तक का एडिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर वही सेम एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसको जब भी लोगे ध्यान में रखना, बच्चे हमेशा गलती करते हैं एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन में। एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन नीचे से तो डिडक्शन दे देते हैं, लेकिन ऊपर से उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? सर एक बार क्वेश्चन देख लो एक बार इसका, फिर उसके बाद समझ जाते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मेरा मिस्टर एक्स है, ठीक है, जिसने कंप्लीटेड हिज स्टडीज ऑन 1/4/2019 एंड इमीडिएटली एम्प्लॉयड हो गया। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक है, यस सर। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन उसकी आएगी, वो 20,000 रुपये सैलरी देंगे उसको। अच्छा, डीए होगा उसको 5,000 रुपये पर मंथ का डीए मिलेगा, और वो भी डीए इन टर्म्स है। अच्छा, बोनस दिया हुआ है 50,000 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 30,000 रुपये। बताओ ट्रीटमेंट जल्दी। इसको पहले ऐड करेंगे जीटीआई में, ग्रॉस टोटल इनकम में पहले ऐड करेंगे ना। अरे सैलरी में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे उसकी? यस सर, सैलरी में ऐड करेंगे, फिर उससे उसको 80 किसमें से? 80CCD 2 में से डिडक्शन नीचे से दे देंगे उसको। कितने का सर? 33,000 तक का। ठीक है, देखते ही सीधा ये डिडक्शन का चैप्टर ही ऐसा कंप्लीट होगा। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कितने का मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पेंशन स्कीम बीइंग नोटिफाइड बाय 80CCD वाले में ही था। ठीक है, X also contributed similar amount, X ने भी similar amount contribute किया, यानी कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या ऊपर जमा होगा? नहीं सर, इसको 80CCD 1B में इसको बोलो 1, यानी 1 and 1B 2 है ना। 1B में तो 50,000 तक का एडिशनल मिलता है, इसमें मिलेगा उतने का। तो जल्दी बताओ कितना है? 33,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है? अच्छा, 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूटेड उसने किया है, 15,000 रुपए टू पेंशन प्लान ऑफ सर LIC। कौन से वाले में मिलेगा? LIC का सर 80CCC में, याद आ रहा हो। टू PPF में उसने जमा कर दिया सर, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड सर 80C की डिडक्शन इसको मिलेगी यहाँ पे। पेड LIC प्रीमियम 16,000 का प्रीमियम उसने पे किया है सर, 80C वाला, ये भी 80C की डिडक्शन मिलेगी इसको यहाँ पर। ठीक है, पॉलिसी उसने बताया कितना? 12,000। अच्छा, 1/4/2019 से उसने जॉब पे लगा है, यानी पॉलिसी भी तभी ली होगी। ठीक है, अब उसका क्या है बोलो, कितना डिडक्शन मिलेगा उसको? 1,20,000 का सम एश्योर्ड है, पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 की है। कितना परसेंट? 10%। अरे यही होगा ना, तो बोलो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोग को? यस सर। कितना लगेगा इसको? 10%। 10% और जितना भी प्रीमियम पेड किया है। यस सर। कितना हो गया प्रीमियम पेड सर? 16,000, विच एवर इज लेस। कितना? 12,000 का होगा इसमें। ठीक है, आ जाओ देखो क्या क्या हो रहा है। देखो, पहले तो सैलरी निकालेंगे, इसकी सैलरी निकाल दी हमने 2,40,000 रुपए, बोनस आ गया 50,000 रुपए। अच्छा, डीए आ गया हमारा 60,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन है सर? ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ग्रॉस सैलरी बन गई क्या? यस सर, ग्रॉस सैलरी बन गई। अच्छा, 16(1)(a) का डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का, भूले तो नहीं? यस सर। अच्छा, उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ठीक है, फिर डिडक्शन मिलेगा अंडर कौन से सेक्शन में? जल्दी बताओ। देखो क्या बोला उसने, 80C में प्रीमियम भरा 12,000 का और PPF में दिया 1 लाख, तो 1,12,000 का इसको डिडक्शन मिलेगा। 80CCC में 15,000 का,
ATCCD में कितना मिलेगा जल्दी बताओ। ATCCD में पहले तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो उसका पार्ट बनेगा ना 1.5 लाख वाले का। ATCCD 1, यस सर। ATCCD 1, ठीक है, ये तो पार्ट बनेगा इसका। अच्छा यहाँ पर कुछ लिमिट बाकी है क्या? देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33,000 और 10% ऑफ, बोलो कितना हो जाएगा 33,000 और 10% ऑफ सर बेसिक प्लस DA कितना हो जाएगा सर 30,000। 30,000। तो 30,000 जब हो जाएगा यहाँ पे तो 30,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 30,000 यहाँ पे आ गया, लेकिन टोटल हो गया यहाँ पे डिडक्शन। लेकिन टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी हमको 1,50,000 रुपए की। अच्छा कुछ डिडक्शन बच गया क्या? 30,000 मिला यहाँ पे, बाकी नहीं मिल पाया कितना सर 3,000 रुपए बाकी नहीं मिल पाया। तो 3,000 रुपए कहाँ पे ले लें हम? ATCCD 1B में, ठीक है। तो 3,000 की डिडक्शन उन्होंने कहाँ पे ले ली? ATCCD 1B, ठीक, यस सर। अच्छा सर हाँ, ये वाला बोलो। सर जो ATCCD 1B में तो 50,000 की मिल रही थी ना? 50,000 तक की मैक्सिमम। हाँ सर, तो पहले इसको लेते ना। पहले इसको लेना है तो आप इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बोलना है कि सर मेरे को इसको लेना है यहाँ पे 30,000 तक का, समझ में आ रहा है? अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को इसको लेना है कितना सर, मैंने 30,000 तक 33,000 किया ना, तो 33,000 का 33,000 मान लो मैंने इसको ले लिया यहाँ पे डिडक्शन, तो यहाँ पर कोई डिडक्शन होगा ही नहीं, और यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं होगा 30,000 का। तो ये बताओ कितना लेस हो जाएगा? 30,000 घटा दो 1,27,000 ये रहेगा ना? यस सर। 1,27,000 यहाँ पे वरना इसको थोड़ी मिलेगा फिर ये वाला डिडक्शन। तो 1,27,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। 1,27,000 यहाँ पे मिल गया और ये मिल गया 33,000। तो कितना हो गया 1,27,000 प्लस 33,000 रुपए, कितना हो गया 1,60,000। और वैसे के क्या मिल रहा है? वैसे क्या मिल रहा है? 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख और 3,000 रुपए इन्होंने लिया है, समझ में आ रहा है? 1.5 लाख रुपए और 3,000 रुपए, तो 1,60 का डिडक्शन मिल सकता था। ये सब एकेडमिक चीजें होगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते तो क्या लेते सबसे पहले? बोलो बोलो, क्या लेते हम? सर पहले 33,000 की लेते हैं। हाँ पहले हम 33,000 की लेते हैं डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना, इसको आ गया ऐसे। वैसे इन्होंने एकेडमी के लिए आपको क्या बोल रखा है? पहले इन्होंने बोला कि भाई कि इसका ले लो पहले, जितना बच जाए आप फिर इसका डिडक्शन ले लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते नहीं है, हम पहले इसका डिडक्शन लेते हैं, ठीक है, यस सर। अच्छा ATCCD B2 का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 33,000 और वही सेम 30,000 आ जाएगा। टोटल इतना आ जाएगा 2 लाख तक का टोटल डिडक्शन आ गया इतना, और टोटल इनकम आ गया हमारा 2 लाख रुपए। क्लियर है बात, समझ में आ गई है सर? बोलो। जैसे कि हमने यहाँ 30,000 लिया था, फिर 3,000 बाद में लिया था, या फिर जो दूसरा केस होता है 50,000 वाला बोले, तो सर क्या उसमें कुछ अलग होता है? नहीं अलग नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 33 लेना है तो आप यहाँ पे 33 ले सकते हो, यहाँ पे हो गया ना। आपको अगर 33 लेना है तो आप यहाँ पर 33 ले सकते हो, 33,000 पहले, ठीक है। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले तुम्हें उसमें लेना है फिर तुम्हें इसमें लेना है, फिर जो बच गया फिर आप यहाँ पे अलाउ करवाओ उसको, ठीक है। सर मिलेगा तो उतना ही ना, चाहे कोई सा भी कर लो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वैसे ज्यादा मिलेगा, इसमें चांसेस ज्यादा है मिलने के, अगर आपने इसको पहले लिया तो, क्योंकि इसमें तो आपको एडिशन में मिल रहा है ना, वो वाला जो है वो 1.5 लाख की लिमिट में चला जा रहा है, समझ में आ रहा है? yes, इसीलिए yes, रेकमेंडेड रहता है कि पहले ये वाला करो, ये 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो लेकिन अभी जैसा आपने मैंने बता दिया वैसे वैसे करना कि सीक्वेंस वाइज चलना है। ATCC में GD में जितना नहीं मिला, ठीक है 1 में, ATCCD 1B में ले लेना, ठीक है। लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन से ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना आपको? यस। चलो
80D, ये बड़े ही ध्यान से थोड़ा समझना, बिल्कुल ही आसान है और फॉर श्योर आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। देखो 80D में किसके डिडक्शन बोल रहा है वो कह रहा है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सर आपने ऊपर देखा था कि हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे किसके, फादर के नाम पे भरते थे तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है, मदर के नाम पे डिडक्शन मतलब भर रहे हैं तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा 80C में उसका डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि डिडक्शन हमको मिल रही है कहां पे, 80D में उन चीजों की। ठीक है, समझ में आ रहा है? 80D में उन चीजों की डिडक्शन हमें मिल रही है। किस चीज के लिए डिडक्शन मिलेगी सर? उसने बोला है कि समझो क्या बोला, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो एम्प्लॉय ने अगर खर्चा किया है, किस चीज के लिए खर्चा किया है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन द नेम ऑफ फॉलोइंग पर्सन। किन किन के नाम पर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सर? अपने नाम पे दे रखा है उसने, अपनी वाइफ के नाम पर या फिर अपने पति के नाम पर। ठीक है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अडॉप्टेड हो, डिपेंडेंट होने चाहिए किन पर? एम्प्लॉय पर। ठीक है, और पेरेंट्स को इंक्लूड किया गया है। HUF में एनी मेंबर ऑफ HUF। बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छे से, क्या है ये, बिल्कुल इजी है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं ये वाले चीजों में। ठीक है, पेमेंट फॉर डिडक्शन, पेमेंट फॉर डिडक्शन बताओ कितना? अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, किसके नाम पर सर? स्पाउस के नाम पर, खुद के नाम पर, बच्चों के, डिपेंडेंट बच्चों के नाम पर और पेरेंट्स के नाम पर। चाहे वो तुम पर डिपेंडेंट है या चाहे वो डिपेंडेंट नहीं है, पेरेंट्स के नाम पे लोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा बात आ रही है यहाँ पे समझ में या नहीं आ रही? बताओ अभी तक। यस सर। यस सर। आपने पर सुना है कि जिसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनको CGHS कार्ड बन के आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके तौर पर वो उनका सैलरी में से पर मंथ जो है उनका कंट्रीब्यूशन जाता है, CGHS कार्ड के लिए पेमेंट करती है। तो CGHS कार्ड के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया या फिर अदर नोटिफाइड स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CGHS के लिए पैसा जमा कर दिया। ओहो, CGHS के लिए पैसा जमा कर दिया और क्या था सर? पॉलिसी ले ली थी किसके नाम पे सर? मेरे नाम पे, स्पाउस के नाम पे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे और पेरेंट्स के नाम पे, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन चाहे मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो और अनमैरिड हो या फिर अडॉप्टेड हो। ठीक है, यस सर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है सर? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपने एग्जांपल सुना है या नहीं सुना? कि हमें वैसे प्राइवेट वालों को, गवर्नमेंट वालों को तो ये वाला CGHS का बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो मतलब। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज आ रही है अभी क्लियर? अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही। चलो, मैं कह रहा हूँ कि CGHS वालों के लिए तो ये बेनिफिट रहता है कि वो जिनका कार्ड है वो डिस्पेंसरी में जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं और उनको जो भी पैसा खर्चा किया गया है गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है? रिफंड कर देती है। लेकिन इसी चीज के लिए यहाँ पर हमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम लेना पड़ता है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा हमें देना पड़ता है किसको बोलो? डॉक्टर्स वगैरह को। हम बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जैसे रेगुलर चेकअप होता है नहीं होता हमारा कि यार कोई मदर की एज हो गई है या फादर की एज हो गई है, उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के लिए हमें कम से कम तो एक स्कीम ऐसी लेनी चाहिए। एक्सपेंडिचर उन पर खर्चा होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब उनका टेस्ट वगैरह कर रहे थे, कहीं उनका शुगर तो नहीं बढ़ गया, कहीं उनका BP तो नहीं बढ़ गया, कहीं उनका ये तो नहीं बढ़ गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आ जाता है। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने करवाया है, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया तो इसका भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कर देंगे हम। मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन किसके लिए है? ध्यान से रखना, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। सीनियर सिटीजन को बोला कि अगर सीनियर सिटीजन है आपके घर में कोई, जैसे पेरेंट्स हो गए 60 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्चा किया यानी कि ट्रीटमेंट के लिए अगर उनको वो बीमार पड़ गए, आपने उस 19 एंड 20 में मान लो 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया मेडिकल ट्रीटमेंट पर, तो आपको उसको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। पर ये वाला जो डिडक्शन है ये तभी मिलेगा जब उस मान लो फादर के नाम पे था, फादर के नाम पे हमने ये मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है और 60 ईयर से वो ऊपर है,
ये तभी मिलेगा जब इनके नाम पर कोई भी पॉलिसी नहीं होगी। पॉलिसी कौन सी? मेडिक्लेम पॉलिसी, या फिर कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा सीजीएचएस कार्ड में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है, यस सर। आ जाओ, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कुछ दी गई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद धड़ाधड़ इसके क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही इजी है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल, यानी कि क्या बोला, इंडिविजुअल बंदा है, इंडिविजुअल बंदे की दो कैटेगरी बना दी गई। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल बंदे की क्या बोल दी गई? दो कैटेगरी है। क्या दो कैटेगरी? एक तरफ कर दिया हमारे को, किसको? हम और हमारे दो, यानी कि हमारे दो मतलब कि हमारा जो छोटा परिवार, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जितने भी हैं। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ दो के लिए अलाउ नहीं है, ये चिल्ड्रन कितने के लिए भी अलाउ रहेगा। ठीक है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनके लिए आपने कोई भी मेडिकल पॉलिसी ली है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रखा है, अलाउड है। ठीक है, और सीजीएचएस में आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा है, वो भी अलाउड है। अच्छा, दो कैटेगरी इसमें कौन सी है? डज नॉट इंक्लूड एनी सीनियर सिटीजन। सेल्फ में या फिर स्पाउस में या बच्चों में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है यहां पर। तो लिमिट कितनी है? टोटल लिमिट बताओ कितनी? सर 25,000 तक की लिमिट। अगर इनमें सीनियर सिटीजन आ गया तो हमें लिमिट कितनी मिल जाएगी? सर एडिशनल 25,000, यानी कि टोटल 50,000 की लिमिट मिल जाएगी। बात आई है यहाँ पे समझ में या नहीं आई? सर बताओ। फादर के नाम पे एक मेडिकल पॉलिसी है, सर बच्चे के नाम पे एक, यानी कि डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसके नाम पे एक मेडिकल पॉलिसी है, और एक स्पाउस के नाम पे मेडिकल पॉलिसी है। इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। मैक्सिमम लिमिट बताओ कितनी? बताओ। 25,000। 25,000 रुपए। मान लो इनमें से फादर की एज जो है वो 65 है, लिमिट सर 50,000 तक की। 50,000। मान लो कि मदर की जो एज है वो भी 61 है, बताओ कितनी लिमिट? सर 50,000। कोई भी बंदा अगर इनमें से, अच्छा यहां पर पॉलिसी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? सर फादर यानी मिस्टर एक्स। तो क्या सीनियर सिटीजन होना मिस्टर एक्स के लिए ही होगा या फिर उसकी वाइफ के लिए भी हो सकता है? उसकी वाइफ के लिए भी हो सकता है, कोई भी हो, उसका बच्चा भी क्यों ना बड़ा हो। ये मान लो 80 ईयर्स वगैरह के हो और ये इसका बच्चा भी बड़ा हो, तो इनमें से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन रहेगा तो लिमिट कितनी आ जाएगी? सर 50,000 की। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि सीनियर सिटीजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि जैसी अगर 60 साल से ऊपर बढ़ते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, उनका ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, उनके ट्रीटमेंट पे ज्यादा खर्चा होता है, तो ज्यादा खर्चा होता है तो थोड़ी सी ज्यादा लिमिट तो उनको देनी चाहिए ही चाहिए। यहां तक आ गई समझ में? यस सर। सर क्या इसमें पेरेंट्स नहीं है? ऊपर पेरेंट्स लिखा था, हाँ पेरेंट्स यहाँ पर अलग कर रखा है, इंडिविजुअल की कैटेगरी में पेरेंट्स के लिए अलग से डिडक्शन दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन सी? यहां पर हमने किसकी बात की थी? सिर्फ इंडिविजुअल, यहाँ पर इंडिविजुअल था ये, और अपना स्पाउस था और बच्चे थे। ठीक है, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? फादर मदर, फादर और मदर की। ठीक है, उनके लिए एडिशनल उन्होंने बोला अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन रहा तो 25,000 तक की लिमिट, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं रहा, सॉरी कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं रहा तो 25,000 की लिमिट, कोई भी सीनियर सिटीजन रहा तो 50,000 तक की लिमिट। एचयूएफ में से कोई भी मेंबर अगर उनका है जिसके नाम पर पॉलिसी ली गई है, ऐसा नहीं कि मेंबर है बट उसके नाम पर पॉलिसी नहीं ली गई है, मैं किनकी बात कर रहा हूं? जिनके नाम पर पॉलिसी ली गई है, उनमें से कोई भी अगर 25,000 सॉरी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक की लिमिट, और वरना 50,000 तक की लिमिट। ये लिमिट समझ में आई? सर इस लिमिट में क्या क्या इंक्लूड होगा? ये लिमिट जो है वो किस किस चीज के लिए है? आओ बात करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं किसके बारे में? इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूं। कौन सी कैटेगरी? सर स्पाउस, सेल्फ और चिल्ड्रन के लिए सारे, सब कुछ अलाउड हो जाएगा। किसके लिए? बोलो बोलो। अगर उसने कोई पॉलिसी लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसको उसकी लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा कोई अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है उसकी लिमिट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा उसने सीजीएचएस में कंट्रीब्यूशन किया तो उसकी लिमिट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मेडिकल का खर्चा किया है तो मेडिकल का खर्चा किसको अलाउड है? ओनली टू सीनियर सिटीजन, ओनली टू सीनियर सिटीजन था। बोलो। तो यहाँ पर तो इस कैटेगरी में तो कोई भी सीनियर सिटीजन है नहीं, तो इसलिए क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा? सर सीनियर सिटीजन है। ठीक है,
चार्ट समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। अच्छा, ये वाला जो मेडिकल पॉलिसी है वो कब एप्लीकेबल होगी? ओनली इफ नो मेडिक्लेम पॉलिसी इज टेकन। कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी उसके लिए नहीं ली गई है तभी। अगर मान लो मेडिक्लेम पॉलिसी भी ली गई है और यहाँ पे मेडिकल पर खर्चा भी हो रहा है तो दोनों चीजों का आपको नहीं देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा हम आपको डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी सर, फादर एंड मदर की, तो दो ही है इनके केस। क्या सर? एक तो पॉलिसी अगर आपने ले रखा हो तो इस लिमिट में कौन सी लिमिट, किस चीज को इंक्लूड किया जा रहा है सर? अगर आपने पॉलिसी ले रखा है और अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रखा है, अगर आपने सीजीएचएस में कंट्रीब्यूशन कर रखा है, किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, तो भैया इनके लिए अलाउड ही नहीं है। ठीक है? और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा अलाउ होगा, लेकिन किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ सीनियर वालों को। ठीक है? सीनियर सिटीजन को। अगर बात कर रहे हैं एचयूएफ के लिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पॉलिसी ही अलाउड है, बाकी उसको ना तो प्रिवेंटिव अलाउड है और ना ही उसको सीजीएचएस वाला अलाउड है। ठीक है? मेडिकल अलाउड है पर वो भी किसके लिए सर? क्या चार्ट अच्छे से समझ में आ गया है? यस सर। चलो, एक और बात समझना, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, पीएचसी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये अप टू 5,000 तक की लिमिट है। कितने की लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने हमें? उन्होंने बोला चाहे आप सेल्फ पर खर्चा करो, वाइफ पर खर्चा करो, बच्चे पे खर्चा करो या फिर पेरेंट्स पे ही क्यों ना खर्चा कर दो, इन सब को मिला के इन एग्रीगेट आपको जो अलाउ होगा 5,000 से ज्यादा का हम हेल्थ चेकअप पे खर्चा नहीं करने देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। बात आ गई क्या समझ में? बोलो बोलो, आ गई बात समझ में? अगर मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चों के नाम पर और पेरेंट्स के नाम, बच्चों के नाम पर और सेल्फ के नाम पर मिलाकर मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 4,000 का खर्चा किया है और पेरेंट्स पर मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 2,000 का खर्चा किया है, तो बताओ मेरे को कितना अलाउ होगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में? 5,000। यही कहने का मतलब है? बोलो 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 सर, यही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसके लिए? एचयूएफ वालों के लिए। एचयूएफ तो ये तो कैटेगरी अलग है, तो उसके लिए भी हेल्थ चेकअप के लिए कितना? ऑल मेंबर के लिए 5,000 तक की लिमिट, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर अलाउड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है? नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ ही नोट्स हैं, कुछ नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सीनियर सिटीजन को अलाउ होगा मेडिकल इन हुज नेम मेडिक्लेम पॉलिसी इज नॉट इशूड, जिसके नाम पे मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हुई है। और मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा? बताओ। मेडिकल ट्रीटमेंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रुपीज 5,000 इन एग्रीगेट ऑफ, बताओ 5,000 इन एग्रीगेट ऑफ, सॉरी 50,000 इन एग्रीगेट ऑफ MIP पॉलिसी और कंट्रीब्यूशन किया सीजीएचएस में और हेल्थ चेकअप। देखो ये जो मैंने बताया है, ये जो लिमिट है, ये किसके लिए है? ये लिमिट पूरे के पूरे इन चीजों के लिए है। क्या इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आ रहा है? यस। क्या इसमें मेडिकल हेल्थ चेकअप आ रहा है? यस। इन सबको मिलाकर 25,000 की लिमिट है। अच्छा सॉरी, मेडिकल हेल्थ वाले के लिए तो ये वाला है। ठीक है? मेडिकल हेल्थ वाला नहीं आ रहा इसमें। किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो 25,000 की लिमिट बता रहा हूँ किसके लिए है? इंडिविजुअल, इसके लिए। और 50,000 की लिमिट किसके लिए है सर? ये इनके लिए है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ये है इनके लिए। ठीक है? क्योंकि ये इसमें 50,000 तक की लिमिट अलाउड हो जाएगी। चलो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट और आप क्वेश्चन देखेंगे अपन। ले लिया? यस। ये लिया यहाँ से। चलो इसको लो, अब लो ये लो, अब ले लो। लिया? हो गया सर। चलो यस सर। पढ़ लिया आपने, सब कुछ दिमाग में है। चलो सर आगे बताओ। मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन shall be allowed only if medical policy is taken, but
अच्छा, मेडिकल पॉलिसी उसके नाम पर नहीं होगा, क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो सकता है उसके नाम पर? मान लो मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर फादर के नाम पर, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि जिसकी जो कि सीनियर सिटीजन है 65 के, और इनके नाम पर मेडिकल पॉलिसी ले रखी है मैंने 50,000 तक की, और मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा कर रखा है 30,000 रुपए तक का, ठीक है, क्या ये अलाउ होगा? मेडिकल पॉलिसी इनके नाम पर ले रखी है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउ होगा उनके नाम पर? नहीं। समझ में आ रहा है? ये अलाउ नहीं होगा। अच्छा, ये जब अलाउ नहीं होगा, अच्छा मैं एक और बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए अगर मैंने कोई खर्चा किया तो क्या ये अलाउ होगा? हो जाए। यस सर। ठीक है। पेमेंट अदर देन कैश, पेमेंट किस में होना चाहिए? अदर देन कैश होना चाहिए। किसी में भी अगर पेमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे अदर देन कैश, बट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हो तो कैश चल सकता है। नॉर्मल शुगर चेक करवाना है, ये चेक करवाना है, तो वो नॉर्मली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर करवा रहे हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो कैश में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से, देखो क्या क्या स्टेप लेने हैं हमें। हमने क्या बोला? सबसे पहले टेक डिडक्शन फॉर अमाउंट ऑफ मेडिकल पॉलिसी का ले लेना है, यानी कि MIP, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, और CGHS का अप टू द मैक्सिमम लिमिट 25,000 और 50,000 तक ले लो। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हमें देखना है। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी। आपके सामने है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिसको देखकर आपको मजा आ जाने वाला है। देखो, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, काम भी कर सके। दिख रहा है इतने में? दिख रहा है क्या आपको इतने में, या थोड़ा बड़ा करूं? यस सर। या बड़ा करूं? बड़ा करने की जरूरत है? चलो नहीं सर, नहीं सर। देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, ध्यान शांति से। 40 साल का आदमी है, मिस्टर एक्स, ठीक है, उसने चेक से ये सारे की सारी चीजें डिपॉजिट की हैं। क्या क्या चीजें? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए, खुद के लिए जमा किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल की बात है तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इंडिविजुअल सबसे पहले में कौन कौन सा आएगा सर? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, और किसके लिए सर? डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए। और दूसरे में कौन से हो जाएंगे सर? पेरेंट्स, मदर और, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला उसने? सबसे पहले बोला कि मिस्टर एक्स ने 18,000 का लिया है, क्या? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है। कितने का? जल्दी बताओ सर। 18,000 क्या अलाउ है? अलाउड हो जाएगा उसको? यस सर, अलाउड हो जाएगा। मिसेज एक्स के नाम पे उसने किसके नाम पे लिया? मिसेज एक्स के नाम पे लिया है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, स्पाउस के नाम पे लिया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा सर। मिसेज एक्स के नाम पे, मिसेज एक्स के नाम पे लिया है, कितना हो जाएगा सर? 5,000 रुपए, ठीक है। आगे सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया सन के नाम पे, नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, क्या मिलेगा इसका? सन जो कि डिपेंडेंट नहीं है, सन जो कि डिपेंडेंट नहीं है, नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा सर। अच्छा, ऊपर भी रह गया कुछ सर, कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर ऊपर रह गया, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में किया है फॉर डिपेंडेंट डॉटर के लिए, क्या मिलेगा डिपेंडेंट डॉटर के लिए? यस सर। तीसरे में डिपेंडेंट डॉटर के लिए मिलेगा कितना सर? 3,000 का, ठीक है। चौथे में क्या मिलेगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिलेगा, तो इसको उड़ा दो, पे काट दो, लेने की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है, जिसका नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करें, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू, बोलो, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि CGHS में, फॉर ब्रदर के लिए, ब्रदर के लिए अलाउड है क्या? अरे बोलो। नहीं सर, ब्रदर के लिए अलाउड नहीं है, तो इसको भी काट डालो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया मदर इन लॉ, सासू माँ के लिए, बोलो बोलो, अलाउड है क्या? सर अलाउड है। सासू माँ के लिए कब अलाउड है? पेरेंट्स में मदर और फादर है, सासू माँ कहाँ से आ गई?
ठीक है, आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स। अच्छा, मदर डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, कितना आ गया सर? 26,500। कौन सी कैटेगरी में आएगा यहाँ पे लिखेंगे या पेरेंट्स वाली कैटेगरी में लिखेंगे? सर पेरेंट्स वाली कैटेगरी में लिखेंगे। क्या ये सीनियर सिटीजन है? नहीं सर, मदर के लिए है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है कितना बोलो सर? 26,500। आगे देखो क्या बोल रहा है वो। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या अलाउड है? बोलो। नहीं अलाउ है सर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया फादर के लिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, जो कि उस पर डिपेंडेंट हो या ना हो, फादर के नाम पे लिया है, मतलब मिलेगा। क्या 61 के हैं? यस सर। सीनियर सिटीजन है? यस सर। तो सीनियर सिटीजन है उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ो। पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या अलाउड है? नहीं नॉट सर, डिपेंडेंट। अलाउड ही नहीं है। पक्का? पक्का अलाउड नहीं है? अलाउड है। अलाउड है या नहीं है? अच्छा नीचे वाला बताओ, कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस फंड फादर के नाम पर अलाउ है क्या? यस सर। सर अब तक कंफ्यूजन हो रही है, नहीं पता लग रहा है। एक बार आ जाओ, चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट है तुम्हारे पास? सर उसको देखना पड़ेगा दोबारा स्क्रीन। ये देखो, फादर एंड मदर की बात कर रहे हैं, फादर एंड मदर की बात कर रहे हैं। सर पॉलिसी तो अलाउड है सर, क्या सीजीएचएस वाला अलाउड है? समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया है। सिर्फ उनको प्रिवेंटिव अलाउड है, पॉलिसी एंड प्रिवेंटिव याद रख लेना, पॉलिसी एंड प्रिवेंटिव पेरेंट्स के लिए। तो यानी कि कौन सा वाला अलाउड नहीं होगा सर? ये 2000 वाला अलाउ नहीं होगा, यही है ना? ऊपर वाला अलाउ हो जाएगा, ऊपर वाला अलाउ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 सीनियर सिटीजन है, 32,000 सीनियर फादर सीनियर सिटीजन है। कितना है? 32,000 रुपये। चलो जल्दी से बताओ यहाँ टोटल कितना हो गया? ये 18,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 26,000 ये हो गया। और यहाँ पर टोटल कितना हो गया सर? 26,500 प्लस 32,000 रुपये सर 58,500 हो गया। जल्दी से बताओ मेरे को मैक्सिमम लिमिट कितनी है इनकी? इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई सीनियर सिटीजन है क्या? कोई सीनियर सिटीजन है क्या? नहीं, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। तो कितना आएगा? 25,000 सर 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 आएगा तो जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 25,000। ठीक है, इसके लिए कितना डिडक्शन, इतना इसके लिए मैक्सिमम लिमिट बताओ। 50,000 सर 50,000। क्यों? क्योंकि सर इसमें से सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा सर? 50,000। टोटल डिडक्शन जल्दी से मेरे को बता दो। 50,000 और 25,000, 75,000 की। इसमें सर 80D में। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारा क्लैरिटी हो जाए सही से। ठीक है, जल्दी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ के लिए यहीं पे बना देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, मदर और फादर। ठीक है, कितना है? किसके लिए लिया है सर? सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए कितना सर? 9,000। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है स्पाउस के लिए, क्या इंश्योरेंस दूसरा किसके लिए सर? 8,000 और आ जाएगा। सर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लिया है 6,000 और आ जाएगा। सर फादर के लिए लिया है, 62 साल के हैं फादर के लिए 62 साल के, 18,000 का यहीं पे आएगा 18,000।
फादर के लिए, तो यानी कि सीनियर सिटीजन है, अलाउड है ना इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो लिखा था बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ध्यान से बात उतर गई। क्या थी हमारी? फादर वाला कितने का? बोलो, फादर कितने का? सर 18,000। और दूसरा फादर का ही था, हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना था? सर 6,000। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसका था? ये भी तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। यस सर, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। ठीक है, यहाँ पर 25,000 तक की लिमिट आएगी। टोटल कितना आ रहा था हमारा तो मिला के? 27,000 ये आ रहा था। ये टोटल आ रहा था हमारा कितना बताओ? 6 को मिला लो पूरा, 24,000। तो ये आ रहा था हमारा 24,000 रुपए। मैक्सिमम लिमिट बताओ? 25,000 रुपए की सेम है, 50,000 रुपए वही है। ठीक है, मैंने हमेशा क्या बोला? सबसे पहले क्या लेना है डिडक्शन हमें? जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़कर जितने हैं, इसको छोड़ के जितने हैं उसका डिडक्शन ले लो। ठीक है, कितने का मिला डिडक्शन? सर 9,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 8,000 और कितना हो गया? 9,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 कितने का? सर 23,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 23,000 का डिडक्शन मिल गया। बोलो, 4,000 का डिडक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास लिमिट कितनी है बताओ? यहाँ पर कितना बचा है? सर 18,000। 50,000 तक की लिमिट है। प्रिवेंटिव को छोड़कर कितना मिल जाएगा? सर 18,000 तक का डिडक्शन पहले मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिमिट बच रखी है? बोलो बोलो, क्या लिमिट बच रखी है? यस सर, बच रखी है। कितने की लिमिट बच रखी है? जल्दी बताओ, बोलो। तो यहाँ पे 2,000 की और यहाँ पे 32,000 की। लेकिन हमें प्रिवेंटिव कितना मिल सकता है? प्रिवेंटिव पर टोटल खर्चा हमें कितना अलाउड होगा? जल्दी बताओ। 5,000। सर टोटल मिला के ये 10,000 क्यों ना हो, ये हमें 5,000 ही अलाउड होगा। अब 5,000 हम कैसे भी अलाउ करवा लो। 5,000 टोटल यहाँ से अलाउ करवा लो, यहाँ पर अलाउ मत करवाओ। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं 2,000 और अलाउ करवा लेता हूँ, क्योंकि 2,000 की लिमिट बची है। तो यहाँ पर कितना अलाउ करवा लूंगा? सर 3,000 रुपए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ पे तो पूरा 25,000 आ जाएगा। 26,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50,000 नहीं, 18 कितना था ये? 18,000 और 3,000 21,000 का कितना आ गया? सर 40,000। दोनों में से किसी में भी कर सकते हो ये चीज। देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कभी भी अगर आ जाए तो ध्यान रख लेना, ये आएगा ही आएगा। मुश्किल इसी बात में होती है कि इसमें जल्दबाजी में, जैसे अभी हमने गड़बड़ कर दी, इसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए ये दिखा नहीं है मेरे को। ठीक है, हमेशा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसको लिखना है प्रॉपरली। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर एक बार जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है तो उसको लिखना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। ठीक है, तो यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ये रहा। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, कि या तो यहाँ से 2,000 ले लो, या तो यहाँ से बिल्कुल मत लो। और यहाँ से कितना? यहाँ पे 50 की है लिमिट, तो यहाँ पे 6,000 ले लो। 6,000 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 5,000 ले लो। समझ में आ रहा है? तो भी बात वही पड़ जाएगी। ये हो जाएगा 23,000 और ये हो जाएगा कितना? बोलो, ये कितना हो जाएगा? सर 18,5 23,000 ये हो जाएगा टोटल मिला के। सर 46। बात आ रही है समझ में? यस सर। ऐसे नीचे के क्वेश्चंस कर लोगे? ठीक है, इसमें डिफरेंस मैं एक और बार बताता हूँ तुम्हें, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ तुम्हें। हाँ, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 5,000 का वो लिमिट है सर? हाँ, 5,000 की लिमिट है ना, टोटल लिमिट बताई थी ना उधर ऊपर। टोटल लिमिट बताई नहीं थी मैंने? ये टोटल लिमिट बताई नहीं कि 5,000 तक की है। चाहे तुम किसके नाम पे लो उसको। समझ में आ रहा है?
किसी के नाम पर भी लो, टोटल लिमिट 5000 की है, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन निपटा लेते हैं, थोड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग है आपका। चलो ये वाला क्वेश्चन कौन कर रहा है? कर लोगे ये वाला क्वेश्चन सामने सामने अभी? जल्दी बताओ किस किस के लिए? इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, दूसरा पेरेंट्स, कौन? मदर और फादर के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रीमियम ले रहे हैं खुद के नाम पे, अलाउड हो जाएगा? यस सर। अच्छा प्रीमियम ले रहे स्पाउस के नाम पे, अलाउड हो जाएगा? यस सर। अच्छा स्पाउस के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, खुद के नाम पे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे, तीसरा डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे, हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा फिर उसके बाद क्लेम कर रहे हैं क्या? अच्छा सर मेडिक्लेम पॉलिसी ली है मदर के नाम पे, 76 साल, सीनियर सिटीजन है, मदर है, और मेडिक्लेम पॉलिसी है कितने कितने की सर? 18,000 की। आगे उसने बोला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है मदर के नाम पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है मदर के नाम पे, 8,000 रुपए का। एक्सपेंडिचर किया है फादर के नाम पे, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है फादर के नाम पे, जल्दी बताओ। मेडिकल एक्सपेंडिचर है फादर के नाम पे, क्या वो सीनियर सिटीजन है? अलाउ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। कितना हो जाएगा सर? 39,000 का अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम बताओ जल्दी, मेरे पास लिमिट बताओ, मैक्सिमम लिमिट 25 सर 25,000 की, यहाँ 50,000 की, ठीक है। अब 25 में से किस किस को अलाउ करेंगे? क्या 12,000 अलाउ हो जाएगा? यस सर। क्या 11,000 अलाउ हो जाएगा? यस सर। ऐसे लिख 12,000 प्लस 11,000 ये अलाउ जाएगा 23,000, और फिर इसमें से कितना अलाउ होगा? माइनस 2,000, सिर्फ 2,000 अलाउ होगा, 2,000। तो यानी कि 25,000 टोटल अलाउ हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे जल्दी बताओ 18,000 क्या अलाउ हो जाएगा 50 में से? यस सर। क्या 39 अलाउ हो जाएगा? देखो किसके नाम पे है? मेडिकल जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा होगा जिसके नाम पर भी, ये किसके नाम पर है मेडिकल एक्सपेंडिचर? सर फादर के नाम पर। क्या फादर के नाम पर कोई पॉलिसी है? नहीं सर कोई पॉलिसी नहीं है फादर के नाम पर, ये मदर के नाम पर पॉलिसी है, तो ये अलाउ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 39 अलाउ हो जाएगा, 39,000 प्लस 18,000, ये जा रहा है किससे ज्यादा सर? 57 से ज्यादा जा रहा है, मतलब 50 से ज्यादा जा रहा है। तो कितना अलाउ होगा मैक्सिमम? 50,000। किसी को भी अलाउ करवा लो, किसी को भी अलाउ करवा लो, 18,000 इसमें से अलाउ करवा लो, इसमें से मैक्सिमम 5,000 अलाउ होगा, और बाकी फिर रिमेनिंग से करवा लो, ठीक है। ऐसे ही करना, ठीक है। समझ में आ गया? यस तो टोटल कितना हो गया? 75 का अलाउ हो जाएगा। यस सर। अच्छा जल्दी से इसका बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है अब कुछ भी? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बोलो बोलो सर। पेरेंट्स, मदर और फादर। खुद के नाम पे 10,000 रुपये, स्पाउस के नाम पे सर 10,000 रुपये का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे सर 10,000 रुपये, सर 5,000 रुपये का, मदर के नाम पे जो कि 76 है, क्या लिया है सर? पॉलिसी। तो सीनियर सिटीजन है मदर, सीनियर सिटीजन हो गई मदर, कितना है? 9,000 रुपये, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मदर के नाम पर, और उसके नाम और क्या लिया? फादर के नाम पर लिया 82, वो भी सीनियर सिटीजन है फादर साहब हमारे, वो क्या है? 39,000। इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है इनके नाम पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है फादर के नाम पर, क्या अलाउ हो जाएगा? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पॉलिसी ले रखी है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब फादर के नाम पर उन्होंने मेडिकल एक्सपेंडिचर भी ले रखा है, क्या अलाउ होगा बताओ? 14,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा? नहीं होगा। अरे पॉलिसी भी तो ले रखी है उसके नाम पे, समझ में आया? अब मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉलिसी ले रखी है उसके नाम पे। तो यानी कि टोटल अब यहाँ पर कितना हो गया? और जल्दी से मैक्सिमम लिमिट बताओ मेरे को, मैक्सिमम लिमिट सर 25,000 रुपये, और यहाँ पर
50,000 रुपये, ठीक है। तो अलाउ कितना कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 25। तो क्या ये पूरा 25 अलाउ हो जाएगा? यस सर। 9 एंड यहाँ पर 39 एंड यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर 5, ठीक है। तो 9,000 प्लस 39,000, वो पूरा का पूरा चला जा रहा है किससे ऊपर? 50 से ऊपर। तो यहाँ पर टोटल मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 50। अब 50 में से किसी को किस को अलाउ करना है वो आपकी मर्जी है कि 9,000 में से इसकी ले लो और फिर इसमें से कितना ले लो, बाकी रिमेनिंग जितना हो गया, या फिर इसको मत लेना, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन आपको 50,000 तक की मैक्सिमम लिमिट मिलेगी, ठीक है। तो यानी टोटल लिमिट कितनी मिल जाएगी? 70 की 80 समझ गए क्या? अच्छा, मैं अगर आपसे मैक्सिमम लिमिट पूछूं कि कितनी मिल सकती है, क्या बता सकते हो आप? 1 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट मिल सकती है हमको 80D में। कब? जब इसमें भी अगर कोई सीनियर सिटीजन हो और इसमें भी कोई सीनियर सिटीजन हो, तो 50 इसकी भी लिमिट, 50 इसकी भी लिमिट। समझ में आ गया? यस। आई होप इसमें से कोई भी डाउट आपको नहीं है। फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे निकालना है? हमेशा मैंने बोला है इसी फॉर्मेट से निकालना है। ये जो एकेडमिक वाला ये दे रखा है, इस वाले से निकालने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, चलो पढ़ लेना बस, अपना समझ जाओगे। लेकिन ये तरीका जो मैंने बनाया है ये काफी आसान तरीका है। आसान है ना? यस सर। यस सर। चलो चलो आगे हमारा सेक्शन आ रहा है 80DD। सिर्फ ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्या? फ्लैट डिडक्शन। फ्लैट डिडक्शन क्या मतलब सर? सर मतलब ये है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है, हैंडीकैप है वो, और उस पर हमारा क्या खर्चा होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास रहेगा तो खाना पीना, उसकी देखभाल करना, वो सारी चीजें करना, उनको मेंटेन करने के लिए अलग चीजें लगती हैं, ठीक है। तो उसके लिए खर्चा होता है या नहीं होता है? यस सर, होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो उन लोगों को आप अपने से दूर मत करना, आपको जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, आप उसकी डिडक्शन ले लो अपने इनकम टैक्स में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई प्रमोट किस चीज के लिए ये डिडक्शन दे रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं ना कि यार देखो वो डिपेंडेंट हो आप पे बेशक, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पर हम आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं। कितना इनकम टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं? उसने बोला कि डिडक्शन अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल, और अगर इंडिविजुअल ने किया है अपने नाम पे या फिर किसके नाम पे? बोलो बोलो। एचयूएफ, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही होगा। अच्छा, इंडिविजुअल को कब होगा? जब उसने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए उसने खर्चा किया होगा। यहाँ पर ये जो 80DD है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दीदी, क्या बोल रहे हैं इसको 80DD में? दीदी, दीदी हैंडीकैप, ठीक है। तो क्या बोला? अगर वो दीदी हैंडीकैप्ड है, उसके लिए अगर कुछ खर्चा किया गया है तो क्या होगा? बोलो। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, यानी कि रिलेटिव की जो मीनिंग थी हमारे लिए पहले, वही है सिंपल। मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन और मेरे बच्चे और पेरेंट्स, यही है। यस सर। अच्छा, इनके ना, इनमें से कोई भी अगर डिपेंडेंट रहेगा, और वो भी क्या चीज है? बोलो। हैंडीकैप। हैंडीकैप पर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पेमेंट फॉर डिडक्शन कितना हो गया? पेमेंट फॉर डिडक्शन सर, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा किया है, और क्या बोला कि कुछ डिपॉजिट किया है किसमें? इंश्योरेंस पे, LIC पे कुछ ले रखा है, LIC फॉर एनी अदर इंश्योरर और एनी अदर, फॉर नहीं और LIC और एनी अदर इंश्योरर से क्या ले रखा है उसने? कोई डिपॉजिट एनी अमाउंट किया है उसने। इनके लिए क्या? डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव के लिए लिया गया है। फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट, उसके लिए, डिपेंडेंट के लिए लिया गया है। तो क्या होगा सर? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा हमें कितना? फ्लैट डिडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, कितना भी अमाउंट रखो, कितना मिल जाएगा सर? सीवियर डिसेबिलिटी है या फिर नॉर्मल डिसेबिलिटी है? अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो सर 75,000 की
की डिडक्शन मिलेगी, अगर सीवियर है तो 125 की डिडक्शन मिलेगी। सर उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपको डिडक्शन दे देंगे, आप जब रिटर्न फाइलिंग करोगे ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहां पर अटैच करना पड़ेगा इस डिडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने हमने कुछ पढ़ा था कि LIC यहाँ पर भी है, LIC ऊपर भी था। यस, LIC ऊपर भी था। मान लो कोई एक डिपेंडेंट चाइल्ड है, तो डिपेंडेंट चाइल्ड है तो वहां पे चाइल्ड में क्या था, 80C में जब हम पॉलिसी लेते थे चाइल्ड के नाम पर भी, ठीक है, तो हमें 80C में डिडक्शन मिलता था या नहीं मिलता था? मान लो मैंने प्रीमियम पे किया है स्पाउस के नाम पर, स्पाउस के नाम पर प्रीमियम पे किया है, कितना पे किया है सर? मैंने 20,000 रुपए जमा कर दिया, और जो स्पाउस है वो है डिसेबल और वो भी डिपेंडेंट, ठीक है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 80C में 20,000 का तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं हम साथ में, तो इसीलिए 80 बोलो DD में कितना मिल जाएगा सर? वो सीवियर है या नॉर्मल है? तो मैंने कहा सीवियर है, तो 1,25,000 तक का और डिडक्शन उसको मिल जाएगा। बात आ रही है समझ? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वो सीवियर नहीं है, उसको नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो कितना हो जाएगा? 25। सेम टू सेम फ्लैट डिडक्शन वाला सेम सेक्शन है। अगला वाला कौन सा है, वो किसके लिए है? हैंडीकैप कौन है यहाँ पे? यहाँ पर तो रिलेटिव थे, यहाँ पर हैंडीकैप कौन है? खुद। यहाँ पर कौन है? असेसी खुद है, और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल तो डिडक्शन कितना सर? 75,000 और 1,25,000। 1,25,000 का सर सीवियर डिसेबिलिटी है, और नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो कितना सर? 75,000 रुपए का डिडक्शन। डिडक्शन शैल बी अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन। सिर्फ क्या जरूरी है, अगर ये पता लग गया कि असेसी क्या है सर? हैंडीकैप्ड है, और हैंडीकैप्ड है, कौन सा हैंडीकैप्ड है? अगर नॉर्मल है या सीवियर है, एक्सपेंडिचर उसने किया है या नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कितना मिल जाएगा 80U में? बोलो सर 75,000 या फिर 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट उसको जमा करना पड़ेगा। जैसे इसने बोला कि मिस्टर एक्स इज अर्निंग ₹5 लाख, सफरिंग फ्रॉम क्या? सीवियर डिसेबिलिटी, ही हैज पेड ₹10,000 इन LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम के लिए तो उसको किस में मिलेगा? 80C में डिडक्शन 10,000 का मिल जाएगा। 80U में कितना मिल जाएगा सर? उसका सीवियर है क्या? यस सर सीवियर है, तो 1.5 लाख रुपए उसको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। क्या दोनों की दोनों सेक्शन समझ में आ चुकी है? ठीक है, ये DD वाला खत्म कर लो, हो गया खत्म। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट वाला में ही करेंगे। देखो DD वाला क्या है? DDB, दिल दहला देने वाली बीमारियां, सुना था ना अभी? 80U वाला सुना है ना? LIC प्रीमियम अगर 80U में अगर सीवियर डिसेबिलिटी लिखा हुआ है कुछ, अरे बताया था ना, LIC प्रीमियम पे किया है, अगर 80C में किया है तो 15,000, 80U में तो 15% तक का उसको सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा, वो ये वाला है। और दिल दहला देने वाली बीमारियां अगर उसको है, कौन सी? DDB में दिल दहला देने वाली बीमारियां, DDB सीवियर डिसेबिलिटी है, उसके लिए क्या किया है? यहां पर फ्लैट डिडक्शन नहीं है DDB में, यहां पर खर्चा करना पड़ेगा एक्चुअल में। क्या बोला? यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, डिडक्शन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। क्या है स्पेसिफाइड डिसीज? इन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को डिडक्शन अलाउड है। एक्सपेंडिचर कैन बी मेड, किसके नाम पर किया है सर? इंडिविजुअल ने किया है, किसके नाम पर? सेल्फ के नाम पर, या फिर बोलो डिपेंडेंट रिलेटिव के नाम पर। अच्छा, डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब सर वही मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर एंड सर। अच्छा, डिपेंडेंट मेंबर बोले तो जो भी डिपेंडेंट मेंबर है HUF पे, अगर HUF ने लिया है तो मैंने एक्सपेंडिचर किया तो उनको मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर इज अलाउड वेदर, बोलो क्या? असेसी हैज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्चुअली पेड, अगर उसने एक्चुअली पे किया है अमाउंट तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना सर? एक्सपेंडिचर जितना इनकर्ड किया, और 40,000 और 1 लाख। 1 लाख किसके लिए सर? फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। 1 लाख किसके लिए सर? फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। हुम, फॉर हुम एक्सपेंडिचर इज मेड। अच्छा, एक बात बताओ, असेसी मान लो मिस्टर एक्स है, उसने अपने फादर के नाम पे ले रखा है
पॉलिसी फादर के नाम पे एक्सपेंडिचर किया हुआ है जिसको स्पेसिफाइड डिसीज है, स्पेसिफाइड डिसीज है 80 DDB में, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन किसका होना, इसका होना चाहिए या फिर मिस्टर एक्स का होना चाहिए सीनियर सिटीजन डिडक्शन लेने के लिए? बोलो सर, डिडक्शन जिसके नाम पर लिया गया है फादर का होना जरूरी, समझ में आ रहा है? तो मिस्टर एक्स, चाहे मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन हो या ना हो, उसको 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिले। मान लो कि अगर मैंने बोला कि सीनियर सिटीजन ने उसने खर्चा किया कितना सर, 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ और 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन का आ गया, तो विच एवर इज लेस कौन सा हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा 80 DDB में, दिल दहला देने वाली बीमारियां, ठीक है। आगे सुनो, इसने बोला कि ये जो 1 लाख रुपए है ना जो आपने बोला, इसको और रिड्यूस कर दिया जाएगा। कब? अगर आपको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस में मिला है, यानी आपने खर्चा तो किया और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा था और इंश्योरेंस से आपको कुछ पैसा मिल गया है, या फिर आप जहां काम कर रहे हो एम्प्लॉयर ने आपको कुछ पैसा दे दिया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर समझ में आ गया। मान लो यही जो सेम केस था कि 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ था लेकिन 1 लाख रुपए तक का ही हम सीनियर सिटीजन को मिल सकता है, विच एवर इज लेस। तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन हो गया, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम हमको मिल गया, इंश्योरेंस लिया हुआ था हमने फादर के नाम पर कि उनकी तबीयत खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा आया 20,000 रुपया, ओनली 20,000 रुपया वो दिए, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर ने भी हमें कुछ दिया है, कितना दिया सर? 30,000 रुपए। बड़ा दयालु इंसान हमारा एम्प्लॉयर, उसने भी 30,000 रुपए दे डाले, तो हमें यहाँ पर डिडक्शन कितनी मिलेगी जल्दी बताओ? 80 DDB में सर 50,000 रुपए की डिडक्शन में। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा रिटर्न के साथ।